आज जिन्ना हॉस्पिटल में जो मुझे याद है कि कोरोना की पहली लहर की जब तबाहकारियाँ जारी थी तो जिन्ना हॉस्पिटल ने उस वक्त यहाँ अपनी लैब बना के टेस्टिंग लैब एक संग मील तय किया था और एक ऐसा कदम उठाया था कि जिसको फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर और दीगर लेबॉर्ट्रीज़ में वो रेप्लिकेट हुआ। आज जब कोरोना की दूसरी लहर जो है उसने पूरे पंजाब को और ख़ुसूसन लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है और जो इंडिकेटर्स हैं वो कोरोना के हवाले से आपके सामने हैं कि पंजाब के अंदर ये जो सियासी थिएटर लगा, इस सियासी थिएटर के असरात जो हैं वो कोरोना की शक्ल में बढ़ते हुए मरीज़ों की तादाद, उस थिएटर की सियासी नाकामी, लेकिन कोरोना के लिए इस थिएटर ने आबियारी की और आज अहलियाने लाहौर के लिए पूरे पंजाब से ज़ाहिर है जहाँ जहाँ से इन्होंने रोड़े और ईंटें इकट्ठी की हुई थी वो सारी जहाँ जहाँ वापस पहुँची हैं तो पूरे पंजाब के स्ट्रक्चर को थ्रेटन कर दिया और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की ज़द में आने वाला हमारा आम जो शहरी है, वो मासूम लोग, वो हमारे पंजाब के अंदर बसने वाले मेहनतकश मज़दूर जिनको मुख्तलिफ लालच दे के यहाँ लाया गया, कुछ की फुटेज आपने भी देखी, हमने भी देखी, जी किसी को नारे देने मारने के लिए पैसे दे के लाया गया और वो रुलते रहे और वो लाने वालों को तलाश करते रहे कि पेमेंट बाद में होनी थी, वो किधर चले गए। तो वो मासूम लोग जिनके ज़हनों को इन्होंने हमेशा गिरवी रख के अपने अज़ाइम के मकासद की तकमील की, आज हुकूमत उनको इनके रहम करम पे नहीं छोड़ सकती। हम किसी सूरत भी ये खामोश तमाशाई बन के उन नहत्ते मज़लूम और मस्कीन शहरियों को कोरोना के हाथों लावारस और लाचार नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे जिन्ना हॉस्पिटल ने जो कोरोना के हवाले से अब तक उन मरीज़ों को रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और टेस्टिंग के हवाले से जो खिदमात अंजाम दी हैं, आज मैं उनको खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। थैंक यू। मीडिया की आंख से इस हॉस्पिटल के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के हेल्थ रिफॉर्म्स में इस हॉस्पिटल के चेयरमैन और बोर्ड ने अहम इक़दामात किए हैं, उनको उजागर करने आई हूँ और ये पैगाम लेके आई हूँ कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर के अंदर चैलेंज है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सामने कि उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है कि हमने क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसको इस हॉस्पिटल के ज़रिए इंश्योर किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल का जो पेरिफेरल एरिया का बोझ है, जिस तरह से लाहौर के दूर दराज इलाके और फिर पंजाब के जो इसके साथ मुल्हका शहर हैं, उनका जितना बोझ जिन्ना हॉस्पिटल ने उठाया हुआ है, उसकी तफसीलात जो हैं वो प्रिंसिपल साहब और एमएस साहब आपसे शेयर करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मीडिया की आंख को सामने रखते हुए
कि हमारे ये जो लाहौर के रहायशी होने के शाही ख़ानदान के अफराद हैं, जो हमेशा लाहौर को अपना घर और अपना किला समझने का दावा करते रहे, 1992 के बाद इस शहर में कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ केयर सेक्टर में कोई हॉस्पिटल ना बना। दीगर हॉस्पिटल्स में बेड्स का इजाफा होता रहा, लेकिन अहलियाने लाहौर की जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी, जिस तेज़ी से माइग्रेशन दूसरे शहरों से लाहौर की तरफ हुई, उतनी तेज़ी से यहाँ सेहत के शोबे ने जिस तरह एक्सपैंड करना था, क्वालिटी हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, वो ना बने। इन्होंने अपनी खुद नुमाई और रूनुमाई के लिए मुख्तलिफ ऐसे पुल, अंडरपास और मेट्रो जैसे मंसूबे बनाए, ऑरेंज लाइन जैसे नामुकम्मल मंसूबे बनाए। हमारे इस हुकूमत के कंधों पे जो बोझ आया, उसको उठाने के लिए भी ये कंधे तैयार हैं, और उस बोझ को जो उसके कन्वर्ट करके अवामी सम्राट में मुंतकिल करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 1000 बेड्स पे मुश्तमिल हॉस्पिटल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा इदारा बनाने के लिए अहलियाने लाहौर को जो तोहफ़ा दे रहे हैं, उस हॉस्पिटल को हम स्टेट ऑफ आर्ट दुनिया के जदीद तरीन हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ते हुए एक रोल मॉडल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ हमें जो अगला अहम तरीन लाहौर के लिए तोहफ़ा कि यहाँ हमें आप देख रहे हैं कि जो लाहौर के लिए चैलेंज बना रहा कि किस तरह हम, मैं चेयरमैन बोर्ड को भी दावत देती हूँ आप डाइस पे आएँ, ताकि हम जिन्ना हॉस्पिटल का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हसीन इम्तजाज है वो मीडिया से शेयर करें, क्योंकि हमारा ये जिन्ना हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि कोई भी हुकूमत जो है वो अकेली बड़े बड़े चैलेंजेस से नहीं निपट सकती। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को हेल्पिंग हैंड के तौर पे आगे आना पड़ता है। चेयरमैन साहब और उनकी टीम ने इस हॉस्पिटल के लिए हमारी तिब्बी अमले के साथ मिल के अंडर दी सपोर्ट ऑफ MS एंड प्रिंसिपल साहब जिस तरह इस हॉस्पिटल को एक इनकलाबी इक़दामात उठाते हुए अवामी मांगों का तर्जमान हॉस्पिटल बनाया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो ख़ुद तर्जमानी करें इस हॉस्पिटल की और आपको बताएं कि इस हॉस्पिटल में अब तक हुकूमत पंजाब ने, उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने और प्राइवेट सेक्टर की टीम ने मिल के किस तरह आवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं वो मीडिया से शेयर करें। आप बात करें, इसके बाद आप बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में आता है। ये प्राइवेट सेक्टर की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत पुराना कानून है और मुझे आज से 1.5 साल पहले इसकी ज़िम्मेदारी दी गई कि इस हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज जो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी चेयरमैनशिप लूँ। मैंने इस हॉस्पिटल को इस नज़र से देखा है कि हमारे पास अमानत है। यहाँ तकरीबन रोज़ाना 7,000 पेशेंट्स आते हैं और 2,10,000 पेशेंट्स महीना और कोई 25 लाख पेशेंट सालाना के हिसाब से यहाँ लोग आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि
ये टोटल 25 लाख पेशेंट्स जो हम बाहर ओपीडी से देखते हैं, इसके अलावा हम रोज़ाना 200 ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, 200 सर्जरीज एवरी डे। इसका मतलब है 72,000 ऑपरेशंस इस हॉस्पिटल में होते हैं, जिसके अंदर आप अगर उसका तखमीना लगाएं तो उसमें 5 से 6 न्यूरो की सर्जरीज़ हमारे पास, जो कि बड़ी सेंसिटिव सर्जरीज़ हैं, वो भी होती हैं। हमारे पास कार्डिक सर्जरीज़ भी होती हैं। हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स के अंदर बहुत केसेस आते हैं जो कि एक्सीडेंट के हैं, जो कि तकरीबन 50 केस रोज़ाना होते हैं। यहाँ पे गायनी के अंदर जच्चा बच्चा में रोज़ाना 50 केसेस होते हैं। मतलब जो इस हॉस्पिटल का क्वांटम है, मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इतनी बड़ी मेडिकल सर्विस जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो कम्युनिटी, लाहौर की कम्युनिटी को पहुँचा रहा है। 25 लाख लोगों को ये हॉस्पिटल डील कर रहा है सालाना। इसका टोटल बजट 7 अरब रुपए। तो 7 अरब रुपए जो हुकूमत पंजाब दे रही है वो हमारे पास अमानत है। हमने पिछले साल 50 करोड़ रुपए की सेविंग करके, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो गवर्नमेंट को 30 जून से 30 जून में वापस किए। और जो अगला नंबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि इस 6.5 अरब से पिछले साल में, जिसमें 3 महीने कोविड के भी थे, 50 अरब रुपए की हेल्थ डिलीवरी, 50 बिलियन रुपीस की हेल्थ डिलीवरी इस हॉस्पिटल ने फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी एवरेज अस्पताल का रेट मैं लगा लूँ मिनिमल, मैं किसी नेशनल हमीद लतीफ़ या डॉक्टर हॉस्पिटल का रेट नहीं लगा रहा, ना मैं आगा खान का रेट लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल अस्पताल जो मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, वो नॉर्मल अस्पताल का अगर मैं रेट अपनी इस मेडिकल ट्रीटमेंट जो मैंने पिछले साल की है, तो 50 अरब रुपए की मेडिकल ट्रीटमेंट हमने फ्री किया। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार है जो इस हॉस्पिटल की मेडिकल टीम दे रही है कि सिर्फ 6.5 अरब रुपए के अंदर हम 50 अरब रुपए की मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आया, हमने हुकूमत को कहा कि अगर आपको जो है वो हमारे से सपोर्ट चाहिए तो मैं कम्युनिटी के ब्याप पे हूँ। हमने इस प्रोजेक्ट में, हम बात नहीं करते, आपको दिखाएंगे इसके बाद, सबसे पहले देखा कि कैंसर का यहाँ पे जो है यूनिट है, कैंसर के यूनिट में हमारे पास 50 बेड है। कैंसर सबसे ज़्यादा मौजी बीमारी है, कोविड से कहीं ज़्यादा मौजी बीमारी है। यहाँ तो डेथ रेट 2% है, जो है कैंसर का डेथ रेट तो शायद 20% के करीब है। वहाँ पे मैं ऊपर गया तो सबसे पहले मैंने देखा कि वहाँ पे वालिदैन बच्चों के साथ जो है मौजूद हैं। एक बच्चा 22 या 23 साल का बच्चा था। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये हम ईद पे, तो इस ईद पे तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक था, और उसके बाद इसको सिर्फ कह आई, हमने टेस्ट कराया तो इसको लकूनिया निकल आया और वो रो रहे थे। यहाँ पे उसका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, फ्री दवाई है। और वो सिर्फ उन्होंने मुझे कहा कि खाना तो जिन्ना हॉस्पिटल हमें 3 वक्त का दे रहा है, बट हमारे पास रहने की जगह और उसके पैसे नहीं। मैं उस दिन पूरी रात रोता रहा। सुबह मैं यहाँ आया, ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ मुसाफिर खाना आज से ठीक 90 रोज़ पहले शुरू हुआ है, पहली छत पड़ गई है। मैंने अगले 90 रोज़ के अंदर ये मुसाफिर खाना, जिसमें 100 लोगों के बेड्स, उसके अलावा ओपन मुसाफिर खाना में जो खाना है वो तमाम लोग जो मर्ज़ी यहाँ मौजूद हों हॉस्पिटल के ओपीडी के लिए या हॉस्पिटल के अंदर इस मुसाफिर खाना, उसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कंटिन्यूस खाना चले। ये फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना जो है ने जिस कम्युनिटी की तरह से मैं बैठा हूँ, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी है पंजाब और पाकिस्तान की, ये खाना जहाँ 20,000 मील्स भी रोज़ होंगी तो हम यहाँ पे खाना किसी वक्त रोकेंगे नहीं। सबसे बड़ा उसके बाद सेकंड स्टेप था इस हॉस्पिटल के अंदर कि मेरे पास 5,000 डॉक्टर्स हैं, 5,000 डॉक्टर्स, उनके लिए कहीं बैठने की भी जगह नहीं। हम इनको कहते तो हैं कि ये मसीहा है, लेकिन उनके लिए हॉस्पिटल के सिस्टम में जैसे प्लानिंग हुई तो हर चीज़ डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी हर चीज़ देते चले गए और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते चले गए। मैंने दोबारा रीइंस्टेट किया, एक जगह निकाली, और मैं उन सब डॉक्टर्स और नर्सेज़ के लिए दोबारा से एक बहुत जो है वो मॉडर्न और हाईएस्ट जो है वो सर्विसेज के साथ उनके लिए कैफेटेरिया तैयार कर रहा हूँ कि 200 अगर सर्जरीज इन्होंने रोज़ करनी है, 7,000 पेशेंट रोज़ देखने, तो इनके पास कम से कम इत्मीनान की जगह तो मौजूद है। वो 90 दिन के अंदर वो तैयार होने जा रहा है, उसका काम भी शुरू हो गया। सबसे बड़ी यहाँ पे जो सर्जरी मैंने देखी, तो किसी को भी जो सर्जरी आती है वो जनरल सर्जरी है। जनरल सर्जरी के यहाँ पे 12 ऑपरेशन थिएटर्स थे, जिसको हम साउथ ऑपरेशन थिएटर्स और नॉर्थ ऑपरेशन थिएटर्स कहते थे। वो तमाम के तमाम 1992 में बने थे, 28 साल पहले जब अस्पताल बना।
वहाँ मैं जाऊँ और अगर आपको मैं दिखाऊँगा, मैं गया, मैं वहाँ पे खड़ा होकर मुझे समझ ना आए कि जनरल सर्जरी का यहाँ पे ऑपरेशन कैसे हो सकता है। मैंने दोबारा से हुकूमत का मैंने फिर भी इंतज़ार नहीं किया। हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान में वो डाल रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है मैं जिसको फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना जो कम्युनिटी के हमारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब आप जो करेंगे इस हॉस्पिटल में, इनिशिएटिव पीछे है, वो तकरीबन उसका तखमीना 40 करोड़ रुपए है, जो कि मैं हुकूमत को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हुकूमत SOT मुझे वो 12 ऑपरेशन थिएटर्स बना दे। नहीं भी बनाएगी, अगर हुकूमत मुझे प्लान नहीं देगी तो मैंने फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना की अगली मीटिंग में ये 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ। हम 1 मिनट भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि 12 थिएटर्स इस अस्पताल की बैकबोन है। यहाँ का जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट था, यहाँ में किडनी सेंटर, आपको मालूम है कि शेख एजाज अहमद ट्रस्ट पिछले 14 साल से चलाता है। 50,000 डायलिसिस हम सालाना करते हैं। शायद पंजाब का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है, जिसमें तकरीबन 60 डायलिसिस मशीन्स हैं। इसके बाद हम डायलिसिस सेंटर की सेरेमनी करने जा रहे हैं। वहाँ पे सीट खाली कब होती है? मुझे रोज़ फ़ोन आता है कि जनाब इसको डायलिसिस की जगह दे दें। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम किसी की भी सिफारिश पे, मेरी भी सिफारिश हो तो कोई नहीं आ सकता। उस डायलिसिस सेंटर में सिर्फ क्यू के तहत वो डायलिसिस सेंटर चलता है, उसको रजिस्टर होना है और उसकी बारी पे आएगा, क्योंकि उसकी जगह खाली कब होगी? जब उसका ट्रांसप्लांट हो सके या वो जो है वफ़ात पा जाए। अब मेरे पास इस वक्त 10 साल की जो है पेशेंट्स मौजूद हैं, जो कि पूरे पंजाब में जिसका टोटल लाइफ स्पैन 1 साल है, मेरे पास यहाँ पे 10 साल वाली एवरेज कर दी है, जो हमारे डायलिसिस सेंटर में हमारी मेडिकल टीम ने ख्याल रख के डायलिसिस सेंटर को चलाया। तो मेरे को ट्रांसप्लांट सेंटर बनाना है। ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने के लिए भी दोबारा से गौहर एजाज फाउंडेशन ने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट किया कि ट्रांसप्लांट के तहत, क्योंकि मेरी वेटिंग लिस्ट इस वक्त 2 साल की है, ताकि मैं ट्रांसप्लांट रोज़ाना एक ट्रांसप्लांट कर सकूँ। ये ट्रांसप्लांट सेंटर अगले 90 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। वो भी आप आके देख सकते हैं वो ट्रांसप्लांट सेंटर किस तरह बन रहा है। उसका भी तखमीना 20 करोड़ रुपए का है, जिसका काम शुरू हो चुका है। ये भी फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना करेगी। यहाँ पे हमने डायग्नोस्टिक्स को देखा। मैं आज हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हैं, मैं इनकी वसातत से भी चीफ मिनिस्टर साहब को आज ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे डायग्नोस्टिक जो कि बैकबोन है, जिसमें MRI मशीन्स, CT मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, ये तमाम मशीन्स मौजूद हैं, जिसकी बेसिस पे वो 200 सर्जरीज होती हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब ये हमारा डायग्नोसिस सेंटर 10 साल से पुराना हो चुका है। हमारी MRI मशीन चीफ मिनिस्टर ने एक हमारे नोटिस के ऊपर यहाँ सैंक्शन की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो तकरीबन 20 करोड़ की MRI मशीन है, जो कि जिसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी। हमने उसकी रिक्वेस्ट भेजी और उन्हें 1 हफ्ते के बाद हमें उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी 30 करोड़ का भी जो डायग्नोस्टिक है उसकी हम PC1 भेज रहे हैं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है दे दें। अगर नहीं देंगे तो भी फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना खड़ी है। ये 30 करोड़ रुपए का डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो हमने हर सूरत में जो है उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको तैयार कर देना। बहुत शुक्रिया आपका। अब बाकी हम इंशाल्लाह आप हमारे साथ हैं इस सारा विजिट पे, वो साथ साथ हम अपडेट होते रहेंगे। अदनान के बहुत जलसा गया। अब अपोजिशन क्या करने जा रही है और हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, लॉन्ग मार्च या जो भी उनकी एक्टिविटी होगी उससे निपटने के लिए? पहली बात तो ये है कि कल की जो मुलाकात थी, आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को जो आईना दिखाया और उन्हें ये बावर कराया कि मेरे इख्तियारात कोई और इस्तेमाल करता रहा। और आज आपको जब वो सियासी थिएटर जो है ज़मीन बोस हो गया, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर वाले हिस्से से नीचे तक वो लड़खड़ाता गिरता सियासी सर्कस जब नाकाम हो गया, तो उसके बाद आप मेरे पास आए हैं। तो जो शरीफ ख़ानदान की दरारें थी, ख़ानदान के अंदर, शाही ख़ानदान के अंदर जो दरारें हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह गवाह जो हैं वो बिलावल साहब भी हो गए हैं। क्योंकि बिलावल साहब का जेल में जाना राजकुमारी की उस बयानिए की तदफीन है और उनके अपना जो नायब सदर की हैसियत से उस जमात पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश है, उसकी नाकामी है। क्योंकि राजकुमारी साहिबा ने
शाही ख़ानदान के फ़ैसले जो पढ़ने और ख़ुद से सुनाने शुरू किए हुए थे, शरीफ ख़ानदान ने अल्टीमेटली उसको जो है वो जिस तरीके से मुस्तरद किया है, वो कल की मुलाकात की दास्तानें हमारे पास अमानत है और महफूज हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कोरा चिट्टा जवाब जो बिलावल भुट्टो साहब के सामने थमाया है कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ और पार्टी के फ़ैसले मैं करूँगा। मरियम बीबी क्या कहती हैं, मरियम बीबी का क्या बयानिया है, वो बयानिया मरियम बीबी नहीं दे सकती। मेरी पार्टी का एग्जेक्टिव कमेटी कौंसल या पार्टी के अंदर जो बैठी सीनियर लीडरशिप है, ये उसने तय करना है। तो इसका मतलब है कि मरियम बीबी की पार्टी से तो हो गई छुट्टी। अब पीडीएम के अंदर जो वो मतंजन उन्होंने 11 रंग का तैयार किया हुआ था, उस मतंजन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मायूसी और बेचैनी चेहरों पे यहाँ है। और आप जब मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीर कर रहे थे तो आपने देखा नहीं कि सब के चेहरे उस मायूसी की दास्तान को बयान कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो इनको ओपन ऑफ़र दी है कि आप के हर अमल का हुकूमत जो गैर कानूनी गैर आइनी होगा उसका हम कानूनी वार से मुकाबला करेंगे। और कल की कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो तरजीहात तय हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम रहनुमाई लेने जा रहे हैं कि ये वादा था इस कौम से पीटीआई का कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को रिफॉर्म करेंगे और उसका आगाज़ जो है हमने सेनेट इलेक्शन से करने का बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी लाए अमल और हिकमत अमली तैयार कर ली है कि अब वहाँ चोर दरवाज़े से ज़मीरों की बोलियां नहीं लगेंगी, मंडियों में ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी MP MNAs की, वहाँ शो ऑफ हैंड के ज़रिए चुनाव होगा। तो जो लोग कहते थे ना तब्दीली किधर है, उनको बताएं कि ये तब्दीली का वो जुर्रतमंदाना फ़ैसला है कि जो इमरान खान के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। सर्जरी उनकी हुई है, सर्जरी के बाद कुछ SOPs को फॉलो करना पड़ता है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों पे वापस आएंगी। और चूँकि ये हॉस्पिटल जो है, ये जितनी कामयाबियाँ गिनवाई गई, ये कामयाबियाँ उनकी बसीरत और क़ियादत के बग़ैर मुमकिन नहीं थी और उन्होंने सरपरस्ती की तो ये सारी कामयाबियाँ हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, इसलिए इन कामयाबियों को आगे फरमाइएगा कि आपकी जानब से बारहा ये कहा गया कि अपोजिशन एक्टिविटीज़ पर जो है वो हमोश तमाशाई हम नहीं बनेंगे, कानून का वार होगा। लेकिन देखा जाए तो अमली तौर पर जो है वो हुकूमत बेबस नज़र आती है अपोजिशन के सामने। छोटे दुकानदारों पे, तलीमी अदारों पे तो आपका एक्शन नज़र आता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आ रहे हैं अपोजिशन के सामने। कल आप नहीं थे, इस पे हमने बड़ी तफसील से जवाब दिया था। हुकूमतें जो हैं वो उनके सामने बेबस नहीं हुई थी जो 12-12 ग्रेनेड अपने सीनों पे बांध के आते थे और जो क्लाशनकोफे उठा के आपने भी देखा और सब ने देखा कि वो स्टेट की रिट को चैलेंज करते रहे जिस्मों पे बम बांध के। हुकूमत उनके सामने बेबस नहीं हुई थी। तो ये बेसिकली सियासी हमारे कारकुनान या वर्कर्स जो हैं या जो सियासी जमातें हैं, ये हमारे कोई सियासी दुश्मन नहीं है, मुखालफ ज़रूर हैं, दुश्मन नहीं है। इनको हमने राय रास्त पे लाना है कानूनी तरीके से। इनके गले में तोक डाल के, हाथों में जंजीरें डाल के जो मीडिया चाहता है कि इनको खींचे, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हम कानून के हथियार से इनका मुकाबला करेंगे और कानून की अदालत के ही सामने इन्हें ताबे करेंगे। कोई हमारा इनसे ज़ाती अनाद नहीं है।
और कानून जब ताकतवर है तो कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती और अमलदारी ही हमारी जीत है। बिलावल ने कल मीडिया से बात की है और उनका ये कहना है कि इल्ज़ामात जो है अपोजिशन में इमरान खान जो लगा रहे हैं वो सब झूठे हैं और अब उन्हें हम डेडलाइन देते हैं, इमरान खान इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं और उसके बाद इंतखाबात होंगे और नई हुकूमत आएगी। ये मासूमाना बचगाना मेरे शहज़ादे की ख्वाहिश है, तो मैं उस पे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने हुकूमतों को घर भेजना होता है वो डेढ़ माह बाद की डेटें नहीं देते, वो इमीडिएटली कर गुज़रते हैं। तो मेरे शहज़ादे को पता है कि उनके तिलों में तेल नहीं है और उनको ये भी पता है कि इस जलसे में उनकी जमात की तरफ से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो उनको चूँकि आईने में अपनी शक्ल नज़र आती है जो बड़ी खूबसूरत शक्ल है, और मैं दुआ गो हूँ कि वो खूबसूरत रहे, वो करप्शन के दागों के साथ दागदार ना हो। मैडम ये आखिरी सवाल ये सुन लीजिएगा कि कल बिलावल ने ही बात करते हुए ये कहा कि हम पे तो करप्शन के लातदाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं जिनको अभी तक साबित नहीं किया गया, लेकिन इस हुकूमत के दौर में जो करप्शन हुई है जिसके असरात आटे की महंगाई की शक्ल में, गैस, पेट्रोल, इन चीज़ों की महंगाई की शक्ल में सामने आ गए हैं, उनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं इंक्वायरी की जा रही? देखिए, ये यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, ये जो गठजोड़ और मुकमका माजी में होता रहा कि 5 साल तुम लूटो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम लूटें तो तुम हमें कुछ ना कहना, तो ये जो बारियां लगाने वाला बयानिया था, इमरान खान ने सबसे पहले उस बयानियों को दफन करके जो इनके पाले हुए माफियाज थे जिनकी भी आपने निशानदेही की, वो चीनी माफिया हो, वो आटा माफिया हो, वो ज़हीरा अंदोज़ हो, वो नजायज़ मुनाफा खोर हो, वो अवाम को सताने वाला कोई भी टोला हो, उसके ताने बाने जो है वो शाही ख़ानदान और शाही महल से मिलते हैं। हुकूमत ने उस नेटवर्क को भी तोड़ा है, उनके सरगनों को भी कानून के ताबे लाए हैं। जहाँ कहीं 35 साल का गंद कहीं कहीं मौजूद है, अब एकदम से वो बाल सफाई जो है 2.5 साल में नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह 5 सालों में इमरान खान ने इस गंद को साफ़ करने की जो बाल सफाई मुहिम शुरू की है उससे कोई नहीं बच सकता, सब उसकी जद में आएंगे। आखिरी सवाल पंजाब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जारी की है कि 11 दिसंबर से अब तक 152% कोरोना से अमवात में इजाफा हुआ है। आज जो कल रात जो लास्ट फिगर आई है 54 लोग और 23 लाहौर में उनकी डेथ हुई है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद प्रॉपर करवाने के लिए जलसे जुलूस तो अपनी जगह पे हुकूमत अच्छी स्ट्रेटजी ला रही है जिस तरीके से शहर में अमवात में इजाफा हो रहा है, और दूसरा आबिद मलिक केस में सुना इसको बड़ी पेशरफ भी हुई है। देखिए, ये आपका सेकंड वाला सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर बात करनी ज़रूरी है, और बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे भी याद दिलाया। देखिए, आबिद मलिक केस जो था ये एक टेस्ट केस था जो अनफॉर्चुनेटली हवा की बेटी के साथ, पाकिस्तान की बेटी के साथ ज़्यादती हुई, और उस केस ने हम सब के लिए जहां आंखें खोलनी, उसके साथ साथ हमारे कानूनी जो लैकुनास थे उनकी तरफ भी निशानदेही की। तो इस केस को हुकूमत ने टेस्ट केस के तौर पे इस तरह से लिया कि हम इसे निशान इबरत बनाना चाहते हैं। हम इसके ज़रिए माशरे के अंदर उन बेड़ियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये बेटियां, ये माएँ, ये बहनें जो हैं वो इस कौम की अमानत हैं, और हमें अपने उस तकद्दस को और उनकी हुर्मत को किसी सूरत भी पामाल नहीं होने देना। इसके हवाले से दोनों मुल्ज़म जो शफ़क़त और आबिद मलिक थे, उनके 164 के बयानात हो चुके हैं, उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, उनका DNA मैच कर गया है, और उनके DNA मैच के बाद जो शफ़क़त का मोबाइल था उसका फोरेंसिक एनालिसिस का इंतज़ार था,
उसकी रिपोर्ट के बाद वो हतमी चालान सबमिट हो रहा है। और जो सबसे अहम चीज़ है कि चूँकि जो हमारी इस केस की विक्टिम खातून थी, उनकी ख्वाहिश पे हमने उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए इस केस का जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है और जेल के अंदर ही इस ट्रायल को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और गवाहान और उसके साथ जुड़े जितने भी केस के पहलू हैं उनको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये केस जो है सेट करेगा उस टोन को कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कदम उठाया और कल सदर मुमलकत ने रेप ऑर्डिनेंस के हवाले से एक बहादुर और जुरतमंदाना इक़दाम किया है कि वो अफराद जो रेप के अंदर चाइल्ड अब्यूज़ हो, वुमन अब्यूज़ हो या किसी भी फ़र्द और शहरी का उसके साथ किसी किस्म की जिनसी नाइंसाफ़ी और उसके साथ रेप के इशू में इन्वॉल्व हो के कानून को वो मतलूब होने के बाद कानून जब उनको गिरफ़्तार कर ले तो सज़ाओं के हवाले से अब किसी की ना चॉइस चलेगी ना वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशनें जो दुनिया भर में बैठी कश्मीर के ऊपर होने वाली नाइंसाफ़ी पे सत्तू पी के सोती हैं। तो जहाँ यहाँ कोई ज़्यादती का मुल्ज़म कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की बात आती थी तो उनके ज़मीर जाग जाते थे और वो इंसानियत के नाते उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी करके एक पैगाम दे दिया कि इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। अब हर एक को अपने अमल की सज़ा मिलेगी और कानून के कटहरे में ला के उसको निशान इबरत बनाया जाएगा। बहुत MRI मशीन खराब है करवाने का फैसला किया, ऑपोजिशन कह रही है कि ये हुकूमत ने दबाव में किया, क्या कहेंगे? देखिए, दबाव उन पे है जिन्होंने डेट्स दी हैं, दबाव उन पे है जिन्होंने कई दफ़ा आर पार किया और फिर आर पार तो कुछ ना हुआ स्वाय ख़वार होने के। तो इसलिए हुकूमत पे दबाव नहीं है, हुकूमत की स्ट्रेटजी है। हुकूमतें जो है वो आइन को मशल राह बनाते हुए अपोजिशन के हर वार का मुकाबला भी करेंगे और आइनी तरीके से करेंगे। पहले करना आइन उसका गुंजाइश देता है और आइन में उसकी प्रोविजन है, तो आइन से बाहर हम कुछ नहीं करेंगे। MRI मशीन खराब है, 1 साल हो गया है बिना हॉस्पिटल की लोगों को परेशानी का सामना है। अभी बताया उन्होंने कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी फंड्स जारी कर दिए हैं, लेकिन जल्दी वार फुटिंग पे उस पे काम होगा। बिलावल को तो अपने कल समझ आ गई है, क्या भतीजी को भी अब चचा की बात समझ आ जाएगी इस मीनारे पाकिस्तान शो के बाद? भतीजी को मेरा ख्याल है अहलियाने लाहौर ने अच्छे तरह से समझा दिया है और ना समझ आई तो फिर आगे जो है वो आपको सामने ही है। वहाँ से जो जेल से जमात को चलाया गया, इसका मतलब है कि जमात का किबला काबा जो था महवर मरकज़ सियासी, वो जेल की तरफ देख रहे थे लोग, वो राजकुमारी की तरफ नहीं देख रहे थे।